नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं स्वाति चौरासी। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हिंदी है हम में। पहली खबर नदिया से। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भव्य रथ यात्रा निकाली है। भाजपा की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए निकाली गई है यात्रा। विधानसभा के 294 क्षेत्रों से होकर के गुजरेंगी भव्य रैली। पार्टी के कई नेता रथ यात्रा में होंगे शामिल। बीजेपी अध्यक्ष नदिया जिले की परिवर्तन यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। और अगली खबर मंदसौर से। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पेयजल योजना का लोकार्पण किया है। उन्होंने ये लोकार्पण किया है। भानपुरा नगर परिषद के 792 लाख रुपए की है ये पेयजल योजना। ई लोकार्पण के दौरान कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग रहे हैं मौजूद। वहां कार्यक्रम में विधायक देवीलाल धाकड़ ने फिल्टर प्लांट का लोकार्पण किया। सीएम ने कन्या पूजन के बाद सभा को भी संबोधित किया। मैं हमारे मित्रों को और खास तौर पर बुंदेलखंड के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री हृदय से धन्यवाद देता हूं उस गरीब बुंदेलखंड की जनता की ओर से कि बहुत वर्षों से केन बेतवा लिंक परियोजना जो हमारी पेंडिंग पड़ी थी उस पर ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 35,111 करोड़ रुपए केन बेतवा लिंक परियोजना को हमारे कई बुंदेलखंड के मित्र भी यहां पर बैठे हैं। बुंदेलखंड में आज पानी के लिए त्राही त्राही करते हैं। कुछ दिनों बाद होगा कि पानी ही पानी बुंदेलखंड के अंदर होगा, पीने से लेकर के सिंचाई तक। तो केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए ऐतिहासिक कदम इस बजट के अंदर जो उठाया गया है। सिंचाई परियोजनाओं की क्षमताओं के विकास के लिए 367 करोड़ रुपए। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के लिए जो मैंने कहा नल जल योजना, घर घर जल, 382 करोड़ रुपए। विद्युत मंत्रालय के लिए भी अलग अलग प्रकार से, चाहे वो प्रदेश में ट्रांसमिशन लाइनों का विकास हो, ट्रांसमिशन लाइनों का सुदृढ़ीकरण हो, उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुधार के लिए 1028 करोड़ रुपए। शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा शहरी विकास परियोजना के लिए 260, शहरी सेवा उन्नयन परियोजना के लिए 660, शहरी विकास परियोजना हेतु अतिरिक्त धनराशि 230, ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए बहुउद्देशीय ग्रामीण जल प्रदाय योजना वही जल शक्ति मिशन में 1200 करोड़ रुपए और मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क परियोजना के लिए 600 करोड़ रुपए और खास तौर पर कौशल विकास परियोजना के लिए 110 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने किया है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को एक बार पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूं और आशा करते हैं कि इस बजट के माध्यम से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो देश की जनता के लिए, हम एक बार पूरे इस बजट को पुनः एक बार सराहना करते हुए पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। और वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अहमदाबाद रोड शो किया है। अहमदाबाद में उन्होंने ये रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की। देखिए क्या कुछ कहना है उनका। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के उप मुख्यमंत्री गुजरात चुनाव के लिए प्रचार के लिए आएंगे, उनसे ही बात करेंगे। सर, क्या कहोगे? गुजरात में जनता देख रही है कि पिछले 25 साल में भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम में जो कुछ भी काम नहीं किया, उसके मुकाबले अरविंद केजरीवाल 5 साल में केवल दिल्ली में इतना काम कर सकते हैं। तो आज लोग अरविंद केजरीवाल जी के काम को एक मॉडल के रूप में देख रहे हैं और उसी मॉडल को इधर अपनाना चाहते हैं। तो कांग्रेस बोल रही है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, क्या बोलोगे? कांग्रेस जो है कहाँ? कांग्रेस ने पिछले 25 साल में भारतीय जनता पार्टी को हमेशा चुनाव जितवाया है। तो आज अगर कांग्रेस को वोट गया तो वो भारतीय जनता पार्टी को जितवाने का वोट है। आम आदमी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है, कांग्रेस के बस की भारतीय जनता पार्टी को हराना है नहीं। गुजरात में मोदी साहब सब जगह अपना गुजरात मॉडल बात कर रहे हैं। आप गुजरात में घूमे हो, क्या देखते हो गुजरात मॉडल? पिछले 25 साल में गुजरात के नगर निगमों में जो काम हुआ है उसमें तो जनता कह रही है कि भाई हुआ क्या है। जब केजरीवाल 5 साल में कर सकते हैं तो बीजेपी ने 25 साल में क्यों नहीं किया कुछ? तो ये थे उप मुख्यमंत्री केजरीवाल, उनका कहना है कि बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया। और वहीं बिहार के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और वर्तमान में मगध रेंज के आईजी अमित लोढ़ा से हमारे संवाददाता पुष्कर प्रवीण ने खास बातचीत की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ने हमेशा आईपीएस आईएएस की जिंदगी में झांका है, हमेशा तरह तरह के शौक देखे हैं, हमेशा उनकी क्राइम की जिंदगी के बारे में जाना है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जाना है कि किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन है
वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज न्यूज़ वन इंडिया की टीम आज एक वैसे आईपीएस अधिकारी से बात करेगी और उनसे क्राइम के बारे में, प्रोफेशनलिज्म के बारे में सवाल नहीं करेगी, उनके हॉबीज़ के बारे में बात करेगी कि आईपीएस की एक अलग दुनिया भी होती है। हम लोग देखते हैं हमेशा स्पॉट पे पहुंचना, क्राइम को कंट्रोल करना, उससे हटकर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए हैं मगध के आईजी आईपीएस अमित लोढ़ा जी, और बात करेंगे हम कि कैसे हॉबीज़ हैं इनका अभी बिहार डायरी आया है, बिहारी डायरीज करके एक बुक भी आई है इनकी, और काफ़ी पॉपुलर बुक ये रहा है, और इस बुक को मैंने भी पढ़ा है और बहुत सी चीज़ों को जाना है इनके बारे में। तो आज हम लोग बात करेंगे, स्पेशल बातचीत करेंगे आईजी मगध अमित लोढ़ा जी से। सर आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय दिया न्यूज़ वन इंडिया। सर हमने हमेशा आईपीएस अधिकारियों के पास जब भी इंटरव्यू लिया है तो हमेशा क्राइम से रिलेटेड सवाल पूछे हैं, बट आज हमारा टॉपिक अलग होगा क्योंकि पब्लिक ये जानना चाहती है कि क्राइम से अलग हटकर भी आप लोगों की दुनिया कैसी होती है। सर बिहार डायरीज बुक से मैं शुरुआत करूँगा। आपकी बुक आई थी, पहले बुक इंग्लिश में आई थी, बिहार डायरीज जो आई थी उसको पढ़ा गया, लेकिन अब उस बुक को हिंदी में लाया गया और काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। इस बुक के बारे में दर्शक जानना चाहते हैं कि बुक में क्या है और ये किस तरह ये बुक बना है। लिखने में हमेशा मैं अच्छा था। मुझे स्कूल में जो अपना था, मैं स्कूल मैगज़ीन का एडिटर था, फिर IIT की जो मैगज़ीन थी उसका भी एडिटर रहा था, और टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए मैं कई ब्लॉग्स लिखता हूँ जो पुलिस विभाग से संबंधित थे। और कुछ मेरे साथ ऐसे वाक़े हुए बिहार में जब मैं SP था, खासकर शेखपुरा नाम के ज़िले में, तो कई लोगों ने मुझे बोला कि इसकी कहानी वाकई में कमाल की है और ये तो बिल्कुल फ़िल्म बन सकती है इसके ऊपर। और आप जानते हैं कि सच्चाई कई बार फिल्मी दुनिया से ज़्यादा मज़ेदार होती है, तो मुझे लगता था कि मैं। और वहीं AIMIM पार्टी के गुजरात में एंट्री हो चुकी है और अब देखने वाली बात होगी कि क्या AIMIM के आने से गुजरात की राजनीति में हलचल होती है। इसी को लेकर के बीजेपी विधायक बलाराम थवानी से हमारे संवाददाता जयेश प्रजापति ने खास बातचीत की। देखिए क्या कुछ कहना है उनका। AIMIM की पार्टी की एंट्री हो चुकी है, उससे राजकारण गर्म हो गया है। इससे बीजेपी को कितना नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, उस जानने के लिए अहमदाबाद नरोरा के विधायक बलराम थवानी जुड़ गए। सर जी, AIMIM पार्टी आ रही है, गुजरात में एंट्री हो चुकी है, कितना नुकसान या कितना फ़ायदा? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अवस्थी की पार्टी जो आई है, एंट्री उन्होंने किया है, हिंदुस्तान है, लोकशाही है, सबको है, एंट्री करो, आप पार्टी बनाओ, मैदान में उतरो, इसमें बीजेपी को कुछ नुकसान नहीं होगा। मैं आपको कह दूं, बीजेपी गुजरात के अंदर सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी चलती है, तीसरी पार्टी कोई नहीं चलती है। और दूसरी बात, अगर ये पार्टी आई है, मेरी सोच, पर्सनल सोच ऐसी है कि बीजेपी को सिर्फ बेनिफिट पड़ेगा, नुकसान नहीं पड़ेगा, समझा। जहाँ तक मुझे पूरे अहमदाबाद कॉरपोरेशन का नॉलेज है, क्योंकि 15 साल में कॉरपोरेटर रह चुका हूँ, पूरे अहमदाबाद के विस्तारों से वाकिफ़ हूँ। ठीक है, ओवैसी की पार्टी आई है, मैं भी नहीं समझता हूँ कि अहमदाबाद के मुसलमान ओवैसी को साथ सहकार दें, क्योंकि उनका विश्वास कांग्रेस पे है। अगर जो उनको देते हैं तो बीजेपी, जो हमने लक्ष्य रखा है 175, तो 185 हो जाएगा, सर 10 सीट बढ़ेगी। सर कहीं ना कहीं कांग्रेस MLA इमरान खेड़ावाला का साफ आरोप है कि AIMIM बीजेपी की B टीम है, इसलिए बीजेपी की B टीम उतर रही है कांग्रेस को हराने के लिए। ऑलरेडी गुजरात के अंदर और पूरे इंडिया के अंदर बीजेपी पर्सनल मजबूत है, तो क्यों B टीम उतरेगी? B टीम को सवाल ही नहीं होता है। बीजेपी का तो गुजरात में गढ़ है, गढ़, गांव-गांव में, हर एक पंचायत में, तो बीजेपी विचार क्यों करेगी? बीजेपी का एक ही लक्ष्य है कि नौजवानों को टिकट देना, नौजवानों के मैदान में उतारना और साफ सुथरे लोगों को टिकट देना, ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो 175 लक्ष्य है उससे भी हम आगे बढ़े। और मुझे विश्वास है जिस प्रकार माने हमारे गुजरात के प्रेसिडेंट CR पाटिल जी ने और हमारे मुख्यमंत्री ने जो मोदी मंडल ने निर्णय लिया है, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, वो A1 निर्णय है, और चॉइस जो उन्होंने किया है उम्मीदवारों की वो भी A1 है। कोई हमें तकलीफ नहीं आएगी अपना टारगेट पार करने में, टारगेट से अधिक जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे, और अच्छी तरह गुजरात के गांव-गांव में बीजेपी का कमल खिलेगा।
तो ये थे अहमदाबाद नरोरा के विधायक बलराम थवानी। उनका कहना है कि ओवैसी की एंट्री हुई है, उससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं होगा। अगर आएगा और मुसलमान के मत आएंगे तो बीजेपी को इससे फायदा ही होने वाला है। जयेश प्रजापति, न्यूज़ वन इंडिया। और अगली खबर समस्तीपुर से। डीएम शशांक शुंभकर ने लगवाई है वैक्सीन। जिले के कई अधिकारियों ने भी वैक्सीनेशन करवाया है। अपना टीके का फायदा फर्स्ट से ही देखने को मिला है, ये कहना है डीएम का। आम लोगों को भी कोविड-19 का टीका लेना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आम जनता से आग्रह किया है कि आप लोग भी निडर होकर के सामने आइए और टीका लगवाइए। और खुद ही उन्होंने इसकी बानगी पेश की है। खुद टीका लगवा करके ये एक उदाहरण उन्होंने समाज के आगे, देश की जनता के आगे रखा है कि आप लोग भी सामने आइए। समस्तीपुर के डीएम ने आप देख रहे हैं कि जिला प्रशासन के द्वारा व्यापक तैयारी की गई है। सदर अस्पताल में सभी पदाधिकारियों को वैक्सीनेशन का प्रथम चरण का डोज दिया गया है और काफ़ी तैयारी के साथ यहाँ पे सारी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। और अगला नंबर हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स में हमारे पुलिस कर्मियों का है, जिसके लिए व्यापक तैयारी हमारे पुलिस लाइन में की जा रही है और सूचीबद्ध तरीके से सभी को इम्यूनाइजेशन का वैक्सीनेशन का डोज पड़ेगा। पदाधिकारियों की शुरुआत हुई है। फ्रंटलाइन वर्कर्स मैंने लिया है, इसके साथ ने लिया है और अभी हम लोग ऑब्जर्वेशन पीरियड में हैं 30 मिनट का। अच्छा है, सभी लोग लेंगे। आम जनता को भी क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि वैक्सीन सेफ है और सब लोग ले भी रहे हैं। फर्स्ट फेज़ में भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है जिले में। तो जैसे जैसे जिसका समय आते जा रहा है वैसे वैसे लोग देते जाए। कोई साइड इफेक्ट सर वैक्सीन लेने के बाद? कोई साइड इफेक्ट अभी तक देखा नहीं गया है और मुझे भी कोई समस्या नहीं लगी। आज के तकनीक के युग में सूरत के स्केट कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों ने वाईफाई से संचालित एक पेनड्राइव तैयार की है। इस पेनड्राइव को वाईफाई से कनेक्ट कर देश के किसी भी कोने से पेनड्राइव में डेटा अपलोड किया जा सकता है। डेटा अपलोड करने के लिए आपको हाई स्पीड इंटरनेट की भी आवश्यकता नहीं होगी। इस पेनड्राइव को बनाने में उन्हें 45 दिन लगे हैं। साथ ही पावर बैकअप के लिए 250 mAh की बैटरी भी दी गई है। और अगली खबर बालाघाट से। सहकारी कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 3 सूत्री मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सरकारी कर्मचारी महासंघ के बैनर तले हड़ताल जारी है। प्रदेश में लगभग 55,000 कर्मचारियों ने हड़ताल में हिस्सा लिया है। कल से हमने हड़ताल प्रारंभ की है। हमारी सरकार से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 तो मांगे जो हम विगत कई वर्षों से हमारे सहकारिता का कर्मचारी करते आ रहा है। पहली मांग है हमारी कि जो हमारा सहकारिता का कर्मचारी है उसे राज्य सरकार की भांति उसे सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। और दूसरी मांग है जो अभी इसके लिए पूरे प्रदेश में त्राहिमाम हो रहा है, जिसके कारण हमारा सहकारिता का कर्मचारी तो परेशानी है, इसके साथ साथ में जो आम जनता है जिसको राशन मिलना चाहिए राशन नहीं मिल रहा है। राशन में इतनी ज़्यादा कटौतियाँ हो रही है कि हमारा सेल्समैन आज नौकरी करने और हितग्राहियों को जो राशन मिलना चाहिए वो राशन अपने नहीं बांट पा रहा है। हमारी शासन से दूसरी मांग है कि हमारा जो पीडीएस का जो राशन कटा हुआ है वो राशन हमें पूरा मिले ताकि हम आम उपभोक्ता को उससे बांट सकें। और तीसरी मांग है जो हम प्रदेश भर में कर्मचारी कहीं पे धान होता है, गेहूं होता है, मक्का होता है, जिसका समर्थन मूल्य पर सरकार हमसे खरीदी कराती है। विगत कई वर्षों से शासन ने हमारे से डंडे मार के हमारे से पूरा काम तो पूरा करवा लेती है, पर उसके एवज में जो हमें कमीशन प्रासंगिक में मिलता है करोड़ों रुपए हमारी सहकारी समितियों का आज तक शासन ने हमें नहीं दिया है। हमारी तीसरी मांग है कि हमारी ये कमीशन ये सारी चीज़ हमें। और बिहार में शराबबंदी के बाद भी कैमूर में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोगों का सदर अस्पताल में अभी बता दें आपको इलाज चल रहा है। घटना से नाराज ग्रामीणों ने डीएम और एसपी का विरोध किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिला मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर शराब बिक रही थी, तो पुलिस को इसकी भनक कैसे नहीं लगी। फिलहाल इस मामले पर कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहा है। कैसे अब कैसे कुछ खैले पीले नहीं जा? हाँ? कुछ खैले पीले रह जा? हाँ, दारू पी ले। अच्छा ठीक है। को आदमी रही जा? हमने को तो 4-5 महीने रहे। सबका तबीयत खराब हो गई बा? नहीं
खाली हमारे भइला। कहाँ से पियले रह जा शराब? कहाँ से पियले रह जा? उलासने से। क्या करे? और वहीं दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन की तर्ज पर ही आज किसानों ने पूरे छत्तीसगढ़ के हाईवे को जाम कर दिया और कृषि कानून के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। इस दौरान आंदोलन कर रहे किसानों और किसान संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष IR वर्मा से हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट हेड सतीश बौद्ध ने बातचीत की और उनकी मांगों के बारे में जाना। देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है और यहाँ छत्तीसगढ़ में दिल्ली के आह्वान पर आज छत्तीसगढ़ में भी किसान संगठन के लोग यहाँ पर सड़कों पे जमे और सड़क चक्का जाम किया। हमारे साथ प्रगतिशील किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है और उनसे चर्चा करेंगे इनकी मांगे क्या है। जी बताएंगे आप लोगों की क्यों आप लोग चक्का जाम किया? किसान विरोधी जो बिल लाया है सरकार ने, यह सरकार जो है उनको लगातार किसान आह्वान कर रहा है, आगाह कर रहा है। इसके बाद भी वो सरकार जो है उस पर गौर नहीं की है। 26 नवंबर से लेकर लगातार आज आंदोलन में किसान हैं। आज 200 किसानों के निधन हो चुका है। यह सरकार की गलत नीति है, उसका परिणाम है कि आज किसान जो है सड़क पे ठंड पे मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। और उसके अलावा जो है पानी की बौछार और जिस तरह से असुर गैस के गोले फेंके जा रहे हैं, यह बहुत ही निंदनीय है। मानव हित पे, मानव सभ्यता के तहत भी वह नहीं आता है। यह सरकार जो बहुत दयनीय है। सरकार के किसानों की स्थिति जो है बहुत बिगड़ने वाली है। ऐसी हालत में पूरा देशव्यापी जो आंदोलन है आज पूरे प्रदेश में भी है। जी बताएंगे पूरे छत्तीसगढ़ में कहाँ कितने जिलों में आपका जो संगठन है और अन्य संगठन है कहाँ का प्रदर्शन? छत्तीसगढ़ के अंदर जहाँ जहाँ हमारे साथी लोग हैं, अलग अलग जिलों में भी हैं। उसके अलावा प्रदेश में अलग अलग संगठन हैं। वे सारे लोग भी मैदान में उतरे हुए हैं। जहाँ पर कई तहसील और कस्बे हैं जहाँ पर किसानों को जो है स्वतः स्फूर्त जो है वहाँ पर विरोध किया जा रहा है कि आज पूरे 26 आज पूरा जो है 6 तारीख को पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत सारे लोग जो है एकजुटता जाहिर कर रहे हैं। जी एक चीज़ देखने में आ रहा है, यहाँ कांग्रेस भी आपके समर्थन में आई है। क्या मान रहे, क्या राजनीतिक दल को आप लोग शामिल करके चल रहे हैं? जी नहीं, ये किसान संगठन का बैनर पे पूरे देश में आंदोलन है। वो जो लोग आए हैं किसानों के आंदोलन को समर्थन करने आए, पार्टी की बात नहीं है। वहाँ समर्थन करने आए हैं। भले उनका अपना पार्टी होगा, लेकिन आज किसान का आंदोलन है, उनको समर्थन करने, सपोर्ट करने आए हैं। कब तक चलेगा आप किसानों का आंदोलन? ये आज का जो समय है वो 3 बजे तक का है। और इसके बाद जैसे ही राष्ट्रीय पैमाने पर आंदोलन तय होता है, उस पैमाने पर भी हम लोग करते हैं। प्लस राज्य की समस्याओं पर भी हम लोग जो है निर्णय लेकर के आंदोलन के राह पे उतरते हैं। ये थे किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका कहना है कि लगातार जिस प्रकार राष्ट्रीय नेतृत्व का उनका आदेश होगा, उस प्रकार लगातार ये आंदोलन जारी रखेंगे। कैमरामैन राज यादव के साथ सतीश बौद्ध। और झारखंड के निरसा में विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की शुरुआत न्यायिक सिविल जज प्रतिमा उराव की अध्यक्षता में की गई। कार्यक्रम में ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आमदनी 1 लाख रुपए से अधिक नहीं है, उनके लिए शिविर के बाहर बाल विकास, अंचल पेंशन, मनरेगा, श्रम विभाग एवं जिला विधिक सेवा का काउंटर लगाया गया। शिविर में ग्रामीणों को बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार का निर्माण गरीब, असहाय, बीमार, विकलांग, पीड़ित, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार के शिकार लोगों के सहयोग के लिए बनाया गया है। इसके अंतर्गत सरकारी खर्च पर निःशुल्क सेवा भी दी जाएगी। ये जो कार्यक्रम हम लोग डालसा के थ्रू ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो भी योजनाएं बनती हैं सरकार के द्वारा, जो जनहित और जन कल्याण के बारे में होती हैं, और या फिर जो भी सरकारी कानूनी हक की बातें हैं, वो हम उन तक उनको पहुंचाएं और उनसे जो भी लाभ हो रहा है वो हम उन तक पहुंचाएं। एक्चुअली डालसा काम क्या करता है, डालसा एक समझ लीजिए पुल की तरह है जो एक सरकारी विभाग और आम आदमी के बीच का है। ठीक है, हम कोशिश यही करते हैं कि हम आम आदमी की बातें सरकार तक पहुंचाएं और सरकार की जो भी सुविधाएं हैं उन तक पहुंचाएं। आज यहाँ पे इस प्रोग्राम में हम लोगों ने उन लोगों को स्कीम के तहत जो भी लाभ हुआ है वो उन लोगों को दिया है। यही हमारा आज का प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य था। और वहीं मध्य प्रदेश के रीवा में वृंदावन से ऋषि रितेश्वर महाराज ने दौरा किया। इस दौरान जयंती कुंज में वन विभाग के गेस्ट हाउस में मीडिया से हुए रूबरू।
होते हुए आपको बता दें, कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन का भी उन्होंने समर्थन किया और बताया कि हम किसानों के साथ हैं। साथ ही कहा कि किसान लगातार 70 दिनों से अपनी मांगों को लेकर के अपना घर बार छोड़ करके आंदोलन करने को मजबूर हैं। साधु संतों को लेकर के कहा कि साधु संत हमेशा से ही देश कल्याण एवं जन कल्याण के बारे में सोचते रहे हैं। आज कई दिनों से देश का अन्नदाता ठंड के मौसम में बैठा हुआ है, जिस पर देश के प्रधानमंत्री को विचार कर किसान हितों में कार्य करना चाहिए। श्री राम ने इसीलिए गुरु के रूप में स्वीकार किया कि विश्वामित्र एक बार एक ही गड्ढे में गिरे, दूसरी बार नहीं गिरे। जब दोबारा रंभा आई मेनका के बाद, तो विश्वामित्र ने ऐसे देखा, अच्छा फिर एक बार तो मुझे पतित कर दिया, मेरे प्रभु के द्वार से फिर आ गई, पत्थर का बना दिया उनको। एक ही भूल अगर आप बार बार कर रहे तब आप भगवान के भी प्यारे नहीं, समाज के भी प्यारे नहीं। पर गलतियां आपसे हुई और आपने अपने आप को खड़ा कर लिया, और वो गलती आपसे नहीं होती। भगवान कहते हैं मैं ऐसे लोगों को अपना भक्त हो क्या गुरु बनाने के लिए तैयार हूं। स्वयं राम कह रहे हैं कि मैं ऐसे लोगों को अपना गुरु बनाने को तैयार हूं जो एक बार एक ही गलती करे, फिर तो खड़ा हो जाए, फिर वही गलती न करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान समाज में जिन्होंने हमें अच्छे ज्ञान दिए हैं और अभी जिनके कुछ साबित नहीं हुए हैं, कोर्ट में साबित नहीं हुआ है, हम उन पर कैसे शंका कर सकते हैं। हम अच्छाई ही देखते हैं चारों तरफ।